हेलो फ्रेंड्स, सागर स्टडी सेंटर में मैं एम के सागर आप सभी का अपने चैनल सागर स्टडी सेंटर में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, लाइव वीडियो आप लोग को देखने को नहीं मिला, इसका कारण लॉकडाउन है। कोरोना महामारी के चलते मैं अपने सेंटर पर नहीं हूँ, पटना में अपने घर पर हूँ, जिसके कारण लाइव वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को अच्छे से अच्छा वीडियो मिलता रहे, आप लोग का तैयारी पूर्ण रूप से तैयारी होता रहे और आप लोग लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करिए। अपने अनावश्यक न निकले, अपने घरों पर रहिए और वीडियो को देखिए, तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए और देश का सहयोग कीजिए, क्योंकि पूर्ण रूप से लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। तो मिसलेनियस का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जीके जीएस का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जीरो से हीरो लेवल बनाने के लिए बहुत काफ़ी है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत यूजफुल है। तो आइए इसका एंजॉय करते हैं इस वीडियो को, और आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा नदी है, ठीक है। तो गंगा नदी को टिक करना है आप लोग को। और इसकी लंबाई पूछता है तो लंबाई भी कभी कभी देखने को मिला है, तो 26 से 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो विश्व की सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ठीक है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर को टिक करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के समीप, ठीक है, नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी में। तो इसको लुम्बिनी को आप लोग को टिक करना है। और फ्रेंड्स, जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग को बताते चलूँगा, जिसके चलते आप लोग को उस क्वेश्चन से और वीडियो में अच्छा से क्वेश्चन तैयारी हो। तो लुम्बिनी हुआ था, कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व। और इनका जन्म तो याद हो गया, मृत्यु आप लोग को याद रख लेना है कि इनका मृत्यु जो है, इनका मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ठीक है, हुआ था। तो फ्रेंड्स, एक यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ईस्वी जो चलता है सीधा चलता है, ईसा पूर्व उल्टा चलता है। इसीलिए आप लोग को बताए थे कि इनका जन्म जो हुआ था 563 और मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में एक जगह है कुंडलपुर या कुंडल ग्राम, तो कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के कुंडलपुर या कुंडल ग्राम में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में वैशाली है, तो वैशाली को टिक करना है। अगर दोनों ऑप्शन में रहे वैशाली और कुंडल ग्राम, तो कुंडल ग्राम को टिक करना है। तो इनका जन्म जो हुआ था कुंडल ग्राम में यानी वैशाली में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका मृत्यु जो पावापुरी में हुआ था 527 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। अगर संस्थापक पूछता है सिर्फ, तो ऋषभ देव को कहा जाता है जो प्रथम तीर्थंकर थे। लेकिन
वास्तविक संस्थापक पूछता है जैन धर्म का, तो आप लोग को महावीर स्वामी को टिक करना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी ये नील नदी है, ठीक है। तो नील नदी को आप लोग को टिक करना है। एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है फ्रेंड्स कि नील नदी का देन किस शहर को कहा जाता है, तो एक शहर है मिस्र, ठीक है, देश है मिस्र, ठीक है। तो मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है, देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑप्शन यहाँ पर दिखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन ऑप्शन है, लेकिन पेज बदलने का ऐसा हुआ है। तो देखिए राष्ट्रपति का वेतन कितना अभी फ़िलहाल में है, तो देखिए 1.5 लाख, 2 नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन है 2 लाख, सी नंबर ऑप्शन 5 लाख और डी 4 लाख। तो बहुत से स्टूडेंट होंगे जो 1.5 लाख टिक किए होंगे, लेकिन 1.5 लाख को टिक नहीं करना है। हाँ, पहले था 1.5 लाख, लेकिन अब ये 5 लाख हो चुका है राष्ट्रपति का वेतन, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रीय गीत गाने का समय कितना होता है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत गाने का समय जो है कितना होता है, यानी वंदे मातरम जो गाया जाता है कितने सेकंड में गाया जाता है। तो फ्रेंड्स वंदे मातरम आप लोग को बता दूं कि वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसको गाने का समय है 65 सेकंड। 52 सेकंड टिक नहीं करना है, ठीक है, 52 सेकंड अगला क्वेश्चन है उसको देखना है। तो जब भी गीत पूछे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तो इसको आप लोग को 65 सेकंड टिक करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगान जो जनगण मन अधिनायक जय है, आप लोग जानते हैं, तो इसको गाने का समय कितना है, तो ये 52 सेकंड है। तो 52 सेकंड को इसको टिक करना है, और इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसको भी याद रखना है, ये हमारे राष्ट्रगान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट ये बुक है जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसके लेखक हैं, राइटर हैं, ये हैं विष्णु शर्मा, ठीक है, और भी इसमें ऑप्शन है जैसे कालिदास है, तो इनका रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहनामा के लेखक कौन है, ठीक है, ये भी एक बुक है जो अकबर के समकालीन लिखा गया था। तो ये शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं जो अकबर के समकालीन थे। तो फिरदौसी के द्वारा शाहनामा पुस्तक के लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात बता देता हूँ, अमर सिंह जो ऑप्शन ए है, इसमें इनका रचना आप लोग को बता देता हूँ कि अमरकोश का रचना किए थे अमर सिंह, ठीक है। गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन थी, तो हुमायूंनामा की रचना की थी, ठीक है, गुलबदन बेगम। और तुलसीदास का भी बहुत जो है ऋतु संहार पुस्तक है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको देखें, शाहनामा के लेखक कौन हैं, तो फिरदौसी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन यमुना, और तीसरा ऑप्शन है रावी, और चौथा ऑप्शन है नर्मदा, ठीक है। तो इसमें से आप लोग को टिक करना है यमुना नदी, ठीक है, और इसी आगरा शहर में ताजमहल है, ठीक है, और यही यमुना नदी के किनारे यह शहर बसा है, ठीक है। तो इसको आप लोग को टिक करना है यमुना नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है? सूरत। तो सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा है। तो ताप्ती नदी को टिक करना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल का संसद का नाम है नीसेट। ठीक है, तो नीसेट को टिक करना है। और एक और क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूँ कि इजराइल से एक और क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आता है। इसका खुफिया एजेंसी के बारे में पूछता है। ठीक है, जो गुप्तचर एजेंसी होती है, तो बहुत मतलब तेज तराज है एजेंसी हो। इसको विश्व में इसका बहुत स्थान है। इसका नाम मोसाद है। ठीक है, तो इजराइल की संसद पूछेगा तो नीसेट करना है, और इसका खुफिया एजेंसी का नाम पूछता है तो मोसाद को टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। तो नादिर शाह को टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर दास किस शासक के समकालीन थे? ठीक है, इसको टिक करना है आप लोग को। सिकंदर लोदी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी को यहाँ टिक करना है, और यही सिकंदर लोदी है जो आगरा शहर का स्थापना किया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है या कौन था? ठीक है, तो दो यहाँ क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, दो जो ध्यान देने योग्य है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिले हैं, लेकिन मिस्टेक भी हुए हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक पूछता है और एक वास्तविक संस्थापक पूछता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक सिंपल पूछता है क्वेश्चन, तो इसको श्रीगुप्त को मारना है, जो ऑप्शन ए है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक क्वेश्चन किया है, तो इसको चंद्रगुप्त प्रथम को टिक करना है। ठीक है, वास्तविक को याद रखना है। ठीक है, तो वास्तविक जब भी पूछे तो आप लोग को इसको टिक करना है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और सिंपल अगर गुप्त वंश का संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त को टिक करना है। चलिए समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, यहाँ पर कटा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन वही है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1921 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग को बता दूं कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और एक पूछता है कि वैदिक सभ्यता कैसी थी? ठीक है, तो यह वह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों का समाज कैसा था? आर्यों का समाज कैसा था? यानी आर्य समाज में माता या पिता का महत्व दिया जाता था। तो इसमें पिता का प्रधानता था, पैतृक प्रधान था, तो पैतृक प्रधान को टिक करना है, आर्य सभ्यता। और आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को कहा जाता है। ठीक है, जिसको सप्त सिंधु प्रदेश था वहाँ पर। ठीक है, तो आर्यों का समाज पैतृक प्रधान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तड़ित चालक की खोज की थी, यानी किसने की थी? तो तड़ित चालक तांबा का बना होता है। ठीक है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी जो है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो ऑप्शन सी है, इसको क्वेश्चन का आप लोग टिक करना है। इसका खोज किए थे। और तड़ित चालक का उपयोग आप लोग को बता दूं कि जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ऊपर जो छड़नुमा लगा रहता है, या मस्जिद पर देखते हैं आप त्रिशूल के रूप में या कलश के रूप में उसमें छड़ एक लगा रहता है, तो यही तड़ित चालक लगाया जाता है। क्योंकि जो ठनका होता है, हम लोग बोलचाल के भाषा में जी बिजली कहते हैं, आसमान से गिरता है, इससे बचने के लिए उसको लगाया जाता है। ठीक है,
और उसका अर्थ जो है ज़मीन के पास लाया जाता है, ताकि ऊपर से अगर इस पर ठनका गिरे तो अर्थिंग के माध्यम से ज़मीन में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह एक करंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? ठीक है, यानी ये रेडियो एक्टिव जितने भी ऑप्शन में हैं, बीटा, अल्फा, गामा, ये रेडियो एक्टिव है किरणें। तो सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरणें की होती है? तो ये है, आप लोग को ठीक करना है, गामा किरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गामा किरण को ठीक करना है। आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि चाल कितना होता है? देखिए यहाँ पर टाइप करने में गलती हुआ है, कितना 2 बार हो गया है, लेकिन आप लोग को याद रखना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि वायु में ध्वनि चाल कितना होता है, यानी ध्वनि का चाल हवा वायु में कितना होता है। ठीक है, तो इसको ठीक करना है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका चाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक ऑप्शन देख लीजिए, जूल है, एम्पियर है, ओम है, जूल पर सेकंड है। तो इसको एम्पियर ठीक करना है। ठीक है, तो इसको विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग को बता देता हूँ, WTO विश्व का यह एक व्यापार संगठन है। ठीक है, इसे पहले गेट के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी, और इसकी जो मुख्यालय है इसकी मुख्यालय जो है जिनेवा में है। ठीक है, तो जिनेवा को टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी किस आर्टिकल के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में या किसी प्रांत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो इस लोग को आप लोग को टिक करना है, 356 टिक करना है। ठीक है, 356 को टिक करना है, जो ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 356, तो इसको टिक करना है। ठीक है, आप लोग को और बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं ए, बी और सी का, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। तो इसको बता दूं आप लोग को कि अनुच्छेद 85 जो है, जो ऑप्शन ए में है, राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल के अंदर इस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 61 जो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 जो है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातदेश में लगा सकता है। ठीक है, एक और बता देता हूँ आप लोग के लिए कि 360 जो अनुच्छेद है, देश में वित्तीय आपात लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग को देखना चाहिए, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा? ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है कि एक उच्चतम न्यायालय होता है, एक उच्च न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय राज्य में होते हैं, जो राज्य के जितने मुद्दे होते हैं उसका सुनवाई करते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो होता है दिल्ली में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, अभी दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। और उच्च न्यायालय जो है, जैसे बिहार में है, यूपी का उच्च न्यायालय है, सभी राज्यों का उच्च न्यायालय होते हैं। कुछ खंडपीठ होते हैं जिसके और अन्य छोटे छोटे राज्यों का सुनवाई किया जाता है वहाँ पर। तो अनुच्छेद 124 के अंदर भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, तो इसको टिक करना है 124। और इसमें ऑप्शन बनता है क्वेश्चन, इस पर आप लोग को बता दूं कि अनुच्छेद 214, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, इस आर्टिकल के अंतर्गत। तो उच्च न्यायालय हो गया, उच्चतम न्यायालय हो गया। और अनुच्छेद 330 जो है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत SC/ST को लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, 330 के अंतर्गत। और डी नंबर ऑप्शन जो है 332, इस अनुच्छेद के अंतर्गत SC/ST को राज्य के विधानसभा में आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा, आप लोग पूरा वीडियो
मुझे विश्वास है कि पूरा वीडियो देखिएगा। और आप लोग को बता देता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को रेगुलर आएगा, लेकिन बिजी के कारण नहीं आ पा रहा था क्योंकि सेंटर से दूर हूँ। तो आप लोग ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सागर स्टडी सेंटर को एंजॉय भी करें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, देश का सहयोग करें। चलिए, थैंक यू।